चलो बच्चों, तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ना ये जो क्वेश्चन है ये सॉलिड स्टेट से बिलोंग करता है। सॉलिड स्टेट का एक अच्छा वेटेज है, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, बोर्ड में क्या होता है ना कि अगर एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया तो हमें बहुत फील होता है कि अच्छा ये हम कर सकते थे, नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ना बेसिक्स भी रिकॉल करते जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, एंड आइडेंटिफाई आइसोमॉर्फस पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस इन द फॉलोइंग: K2SO4, graphite, beta quartz, Na2, SeO4, कैल्शियम कार्बोनेट, डायमंड एंड क्रिस्टोबेलाइट एंड सीजियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या फंडामेंटल्स लगेंगे उसको हम लोग फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। जो सॉलिड स्टेट का है, सॉलिड स्टेट का, तो इसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, मैटर। तो मैटर जो है वो 3 फॉर्म में एक्सिस्ट करता है ना, एज वी नो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसका एक शॉर्ट नोट्स भी आप बना लेना। सेकंड, अब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स का डेफिनेशन क्या है? सॉलिड्स हैविंग डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। और सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। मीन सॉलिड्स में एक वाइब्रेशनल मोशन ही होता है। सो इसमें ओनली वन टाइप ऑफ मोशन, ओनली वन टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट के बाद सॉलिड्स का हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी, है ना। और सॉलिड्स को कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसका लो कंप्रेसिबिलिटी होता है, लो कंप्रेसिबिलिटी। इसका वेरी स्लो डिफ्यूजन होगा, वेरी स्लो डिफ्यूजन, वेरी लो वेपर प्रेशर, वेरी लो वेपर, वेरी लो वेपर प्रेशर। सॉलिड दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, देन अमॉर्फस, अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। साथ साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या कर सकते हैं कि जब हम नाइफ से कट करेंगे तो कट होने के बाद बिल्कुल हमें प्लेन दिखेगा। इट्स नॉट अ इरेगुलर सरफेस, इट्स अ रेगुलर सरफेस। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो सॉलिड्स क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करता है। एमॉर्फस की बात करते हैं, तो एमॉर्फस का, एमॉर्फस इज नॉट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर बेसिकली ट्रू सॉलिड्स। सर ट्रू सॉलिड्स, अमorphous सॉलिड्स क्या होते हैं? अमorphous सॉलिड्स आर इरेगुलर सॉलिड्स, इरेगुलर सॉलिड्स। लाइक अगर हम बात करें ग्लास, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स एटसेट्रा, ये सारे अमorphous सॉलिड्स। अमorphous सॉलिड्स को जब तुम कट करोगे ना, तो कट करने के बाद जो सरफेस आएगा, इट्स नॉट रेगुलर सरफेस, इट्स अ इरेगुलर सरफेस। इसका मतलब है कि नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, इट नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर से हम सॉलिड को डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इवन हमने पढ़ा है कि सॉलिड, आयोनिक सॉलिड भी होता है, आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड में क्या होता है? इसमें बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे। आयोनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम NaCl बोल देते हैं। अब क्योंकि आयोनिक सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो दिस इज व्हाट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम आयोनिक सॉलिड की जगह लिख दें यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या होगा? कोवेलेंट सॉलिड में बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है ना, डायमंड, डायमंड। ठीक है, तो ये सब जो है ये कोवेलेंट सॉलिड के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट सॉलिड में आएगा, सॉलिड के को हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड में आ जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, ये पोलर एंड इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर वेंडर वॉल फोर्स पाया जाता है, वेंडर वॉल फोर्स। जैसे आइस की बात कर लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात, है ना, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड है। एक को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इस मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में क्या होगा? इस फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है,
और इसकी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में होगा तो इट्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ कंडक्टर, ठीक है। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी, वो सब मेटालिक सॉलिड में आते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक सॉलिड का ब्रीफ आइडिया हो गया, सॉलिड है क्या और सॉलिड के कितने टाइप्स है। इससे तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें एक चीज और भी मेंशन करना, एनिसोट्रॉपिक क्या है, एनिसोट्रॉपिक, देन आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म एंड नेक्स्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म, 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 ठीक है। तो अगर हम एनिसोट्रॉपिक की बात करें तो एनिसोट्रॉपिक में सपोज अगर हमने कोई सॉलिड लिया तो सॉलिड का प्रॉपर्टी वैरी हो रहा है। जैसे अगर हम डायगोनल के अलॉन्ग मेजर करें तो प्रॉपर्टी कुछ और आ रहा है, ठीक है। और अगर हम वर्टिकली जाए तो प्रॉपर्टी कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो इधर आप जब वर्टिकली जाते हो तो आपको ग्रीन कलर का डॉट दिख रहा है और जब तुम डायगोनली जाते हो तो आपको ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनका प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं होता है उसको हम एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं। सो एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम, नॉट सेम, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। बट अगर हम बात करें आइसोट्रॉपिक तो आइसोट्रॉपिक का क्या होगा, आइसोट्रॉपिक का प्रॉपर्टी सेम रहे, प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो जब आप इस वे में जाओगे तब भी वही प्रॉपर्टी जाएगा और जब तुम डायगोनली भी जाओगे तब भी वही प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। अब क्वेश्चन है आइसोमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आने की प्रोबेबिलिटी है इस बार भी। तो आइसोमॉर्फिज्म में आपको ध्यान रखना है कि सेम एटॉमिक रेशियो होना चाहिए, सेम एटॉमिक रेशियो, ठीक है। टू और मोर, टू और मोर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन हैव, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें एंड NaNO3 की बात करते हैं। एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaNO3 की बात करें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसका एटम एक एटम और इसके 3 एटम्स, यहाँ भी वन एटम और इसके 3 एटम, ठीक है। तो आपने क्या देखा है कि ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है ना, ये दोनों क्रिस्टल्स अलग अलग है लेकिन इनके जो एटॉमिक रेशियोज है वो सेम है, कार्बन है। तो कार्बन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, ठीक है। ये ग्रेफाइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है एंड डायमंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एबिलिटी ऑफ कंपाउंड, एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट फॉर्म, इन डिफरेंट फॉर्म, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब अगर हम इस क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस सब्सटेंस इन द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करें K2SO4 तो K2SO4 में एटम्स के रेशियो क्या है, 2:1:4, है ना। और यहाँ पे आप देखो 2:1:4, ठीक है। तो K2SO4 एंड Na2SeO4 ये आइसोमॉर्फस सब्सटेंस कहलाएंगे, ठीक है। तो आइसोमॉर्फस का मैं यहाँ पे लिस्ट बना लेता हूँ। तो आइसोमॉर्फस के एटॉमिक रेशियो सेम होते हैं, तो यहाँ पे K2SO4 आ जाएगा एंड Na2SeO4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये कार्बन से निकले हुए हैं। कार्बन जब डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ग्रेफाइट एंड डायमंड बना देगा, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फस, पॉलीमॉर्फस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कॉमा डायमंड, ग्रेफाइट कॉमा डायमंड, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे 1:1:3 का रेशियो है और यहाँ पे सीजियम 1:1:3 का रेशियो है, है ना, CsNO3, NO3। अब अच्छा, यहाँ पे बीटा क्वार्ज एंड क्रिस्टोबेलाइट, है ना, बीटा क्वार्ज एंड क्रिस्टोबेलाइट, ऑब्वियसली ये जो है ये पॉलीमॉर्फस में ही आएगा, पॉलीमॉर्फस में ही आएगा, ठीक है। अब आपको समझ में अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एनिसोट्रॉपिक क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, ठीक है। तो
क्योंकि केमिस्ट्री का एग्जाम सिर्फ 2 दिनों के बाद है, इसलिए थोड़ा-सा मैं ज़्यादा स्पीड रख रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा सके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएँ, तो यहाँ पे क्या मेंशन है, ये भी क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है और इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द एटम और स्फीयर फॉर द फॉलोइंग: सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सारे बेसिक्स को रिकॉल करेंगे, क्योंकि आपने देखा था कि जो फिजिक्स का एग्जाम अभी हुआ है एचएससी बोर्ड का, उसमें कितने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गए। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे क्वेश्चन आ गए। इसका मतलब है कि उन बच्चों ने ज्यादा बेटर किया होगा फिजिक्स में, जो जिन्होंने काफी डिटेल में, डेप्थ में और 2 साल रेगुलर पढ़ाई किया होगा। ठीक है, तो उस बेसिस को देखते हुए आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि जो बिना पढ़े चले जाए, आपको पूरा थॉरो पढ़ करके जाना पड़ेगा। स्पेशली केमिस्ट्री तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास फिजिक्स में जो भी आपने मार्क्स लूज किया है, उसको आपको केमिस्ट्री में जो है वो कवर अप करना है। ठीक है, तो मुझे अगर इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो सबसे पहले सारे बेसिक्स को हमें रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उस बेसिक्स से ना आपके बहुत सारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर टू लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेंसिटी तक जाने के लिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होता है ना, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि लैटिस क्या होता है। पॉइंट्स, अरे ऑफ पॉइंट्स shows how molecules, ions arranged in थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे, तो लैटिस की बात होगी। लैटिस जो है वो यूनिट सेल से बना होता है। लैटिस यूनिट सेल से बना होता है। फिर हम लोग सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल जहाँ पे यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, है ना, तो ओनली एटम एग्जिस्ट एट कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, ओनली एटम एग्जिस्ट एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव में, ठीक है, एटम एग्जिस्ट एट कॉर्नर प्लस इधर बॉडी, फेस एंड एज ऑल्सो। फिर हम लोग नॉन प्रिमिटिव को भी दो टाइप में डिवाइड कर देंगे। नॉन प्रिमिटिव को भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, एक बॉडी सेंटर और दूसरा हो जाता है फेस सेंटर, फेस सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर में एटम कॉर्नर्स पे होंगे, एटम कॉर्नर्स पे होंगे, कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। साथ साथ बॉडी के सेंटर पे एटम होंगे, बॉडी के सेंटर पे एटम होते हैं। मीन्स कुछ इस तरह से एटम यहाँ कॉर्नर पे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे होंगे। ठीक है, फेस सेंटर में क्या होगा? एटम्स जो है ये कॉर्नर्स पे होंगे, ऐसे एटम्स कॉर्नर्स पे होंगे, साथ साथ एटम्स जो है ये फेस पे भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फेस सेंटर। अब हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं यूनिट सेल में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। तो जो कॉर्नर एटम है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 पार्ट होगा। फेस जो है ये 1/2 हो जाता है एंड बॉडी सेंटर इज 1। इसका मतलब है कि जो कॉर्नर एटम्स होते हैं ना, वो एक यूनिट सेल के साथ, एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल के साथ एसोसिएट होंगे। एच एच के जो एटम्स होते हैं 4 यूनिट सेल के साथ शेयर होते हैं। फेस के एक एटम 2 यूनिट सेल के साथ शेयर होंगे, और बॉडी सेंटर का एक एटम, क्योंकि बॉडी के अंदर होगा तो वो किसी से शेयर नहीं रहेगा। एसएससी का, तो एसएससी में तो ओनली कॉर्नर एटम्स होते हैं, कॉर्नर एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसका नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल निकालना है, तो सिर्फ इसमें कॉर्नर एटम्स होते हैं, तो एक कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल के साथ शेयर करता है, टोटल कॉर्नर एटम्स 8 हो जाते हैं, तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम बात करें बीसीसी के लिए, तो बीसीसी के लिए 8 कॉर्नर एटम्स होंगे और एक बॉडी सेंटर एटम, 1 + 1 2। एफसीसी के लिए बात करें तो 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं प्लस प्लस एफसीसी है ना, फेस 6 × ½ = 1 + 3 = 4। Z का वैल्यू 4 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा एचसीसी, ये हो जाएगा बीसीसी और ये हो जाएगा एफसीसी। ठीक है, तो ये डेटा हमें लगेगा। अच्छा, डेंसिटी तक जाने के लिए हमें एटॉमिक रेडियस में भी आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें डेटा लिखना होगा एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये मैंने एक, और यहाँ पे एटम्स जो है ये कॉर्नर पे है, ये ठीक जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज A/2 एंड A/2। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? R दैट इज 2R इज इक्वल टू A। R का वैल्यू क्या हो जाएगा? इज एज लेंथ बाय 2। तो एफसीसी में अगर हम ऊपर से देखेंगे ना तो हमें फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो एक एटम यहाँ पे है, कॉर्नर पे है, एक एटम कॉर्नर पे है, ठीक है, दूसरा एटम सेंटर पे है और एक एटम ऐसे कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? R, ये डायमीटर हो जाएगा 2R और ये डिस्टेंस हो जाएगा R। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताओ A, ये लेंथ बताओ क्या है A। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम दैट इज 2R प्लस R इज हाउ मच? 4R। 4R स्क्वायर इज स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ठीक है, तो therefore r square is equals to 2a square by 16, 2 8 जा 16, तो r is equals to a by 2 root 2। ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीसीसी के लिए। ये ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम यहाँ है, ठीक है, और तीसरा मैं बॉडी के सेंटर पे लेता हूँ, ये लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? ए, ये ए, तो इनके बीच का गैप क्या आ जाएगा? ए रूट 2। तो ये डिस्टेंस क्या है? ए। तो मुझे अगर ये लेंथ निकालना है, ठीक है, ये यहाँ पे बॉडी के सेंटर पे एक एटम है और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ए रूट टू ना, ए रूट 2 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका रेडियस हो गया आर, इसका हो गया 2R और इसका हो गया आर, है ना? क्योंकि ये तो ऐसा होगा ना, ये ऐसा होगा और ये कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा आर, हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा आर। सो आर प्लस 3 प्लस 1 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर। तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर इज 16R स्क्वायर। तो कितना होगा ये? 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 16R स्क्वायर। ठीक है, तो R का वैल्यू क्या होगा? R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय 16, 3A स्क्वायर बाय 16। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लो। सो R इज इक्वल टू दैट इज अंडर रूट 3 A by 4। सो R इज इक्वल टू रूट 3 by 4 टाइम्स ऑफ रूट 3 by 4 टाइम्स ऑफ एफसीसी का और बीसीसी का हमने एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट कर लिया। चलो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे पैकिंग इफिशियंसी। अभी तक हमने देखा कि एससीसी के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 1, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 2 और यहाँ नंबर ऑफ एटम्स 4। ठीक है, यहाँ पे R का वैल्यू हो जाएगा a बाय रूट टू, a बाय 2, R इज इक्वल टू रूट 3 बाय 4 इंटू ए, और यहाँ पे R का वैल्यू हो जाएगा a अपॉन 2 रूट 2। हमें पैकिंग वॉल्यूम निकालें, तो कैसे निकालेंगे? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इज द पैकिंग वॉल्यूम या पैकिंग इफिशियंसी। तो अगर क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना होगा? इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय गिवन वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम्स को हमें स्फीयर लेना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हम बात करें एससीसी के लिए, तो एससीसी के लिए आर का वैल्यू क्या है? ए बाय रूट 2 है ना, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? साइड क्यूब, तो साइड क्यूब का मतलब हो जाएगा 2R क्यूब, 2R चलो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8R क्यूब, हो जाएगा 4 2 8 है ना, आर क्यू कैंसिल, हो जाएगा पाई बाई 6 इंटू 100 अगर हम कर दें तो लगभग 52% के आसपास अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 100 में से 52% स्पेस इसका ऑक्यूपाइड है। अगर हम सिमिलरली बीसीसी की बात करें तो सारा कैलकुलेशन सेम है, 4/3 पाई आर क्यू। सिर्फ यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम को हम टोटल वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम है ना, तो डिवाइडेड बाई रूट 3/4 इस 4R बाई रूट 3 का 4R बाई रूट, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल से भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बीसीसी का नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? 2, है ना।
0.68 के आसपास, लगभग 68% स्पेस ऑक्यूपाइड होगा। और एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में 4 एटम्स होते हैं इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से ए निकालो तो ये हो जाएगा 2√2 आर का होल क्यूब। अब इसको अगर हम दिया जाता है 74%, तो ये इसका क्या होगा, पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा। अब हमें निकालना है डेंसिटी। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो चलो तो हम डेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। डेंसिटी पे कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी. Take one unit cell and consider one edge of the unit cell is A. One edge of the unit cell is A. So what is volume of unit cell? So volume of unit cell हो जाएगा A cube centimeter cube. Now density of unit cell is equal to of unit cell, mass of unit cell divided by volume of unit cell. Volume of unit cell, mass of unit cell by volume of nothing, that is number of particles into mass divided by Avogadro number upon side cube. This becomes Z into M upon A cube into Na, where Z is equals to number of particles, M is equals to molecular mass, A is equals to side length, edge length, and Na is equals to Avogadro number. Na is Avogadro. करें तो सिंपल क्यूबिक के लिए Z का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू एन ए। ठीक है ना, अगर हम एफसीसी की बात करें तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 4 इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। देन अगर हम बीसीसी के लिए बात करें तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, राइट, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए हो जाएगा, ए क्यू इंटू एन ए हो जाएगा। अच्छा, और भी हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अभी जस्ट हमने लिखा था कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 2। ठीक है, तो a का वैल्यू तुम रेडियस के टर्म्स में भी पुट कर सकते हो, सो a इज इक्वल टू 2r, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड जो चीज है इसमें, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ भी हम अगर हम एफसीसी की बात करें तो r इज इक्वल टू हो जाता है a बाई 2√2, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2√2 a, सॉरी 2√2 r, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, वहां से डेंसिटी आ जाएगी। अच्छा, बीसीसी के लिए r का वैल्यू हो जाता है √3/4a। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4r/√3, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपने पूरा इसको बेसिक से पढ़ा, आपने पढ़ा लैटिस क्या है, आपने पढ़ा यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, उसके बाद नंबर ऑफ हम एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे यूनिट सेल में। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा कि रेडियस कैसे, एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं, एससीसी का, बीसीसी का, एफसीसी का। आपने फिर पैकिंग फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा और फिर आपने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जरिए हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया। और इस क्वेश्चन में से जो भी हमने एक्सप्लेन किया है उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क में आ सकते हैं, 3 मार्क में आ सकते हैं, तो आप इसको 1-2 बार लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें।